Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the last chapter of your second book, that is Indian Politics, Trends and Developments. And in this, under this chapter, we have discussed some important questions like जो भी था जैसे कि जो changes आए 89 के बाद से, that is the most important, one of the most important part of the चैप्टर। एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर की, जिसको कि कल हमने डिस्कस किया था, पूरा जो कोalition है फ्रॉम 1989 टू वी कैन से 2019, उस इलेक्शन 89 से 2019 के बीच का जो पीरियड है, जो 30 इयर्स का जो पीरियड है, उसको हमने पूरा का पूरा कल डिस्कस किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि जो रेफरेंस मटेरियल हमारे ऐड किए गए हैं, कुछ न्यू जो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं इन आर सिलेबस, उसमें रेफरेंस मटेरियल में जो चीज़ें दी गई हैं वो भी हमारे लिए उससे भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जिससे कि हम लोगों ने जैसे देखा था ना, वन पार्टी लेड कोalition से वन पार्टी डोमिनेटेड कोalition कैसे कन्वर्ट हुआ, देन सरप्लस मेजॉरिटी कोalition, ये हमने डिस्कस कर लिया था। दीज आर द टॉपिक्स और वी कैन से दीज आर द क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टर्म्स यूज हुआ है, सरप्लस मेजॉरिटी कोalition, देन वन पार्टी लेड कोalition से वन पार्टी डोमिनेटेड कोalition, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही पूछी जा सकती हैं। 1 नंबर 2 नंबर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी में एक और टर्म यूज हुआ है जिसको बीजेपी सिस्टम कहा गया है। जैसे कि इसको हम प्रोबेबल क्वेश्चन कहेंगे, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये टॉपिक्स जो हैं ये न्यूली ऐड है ना, न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं, तो इस क्वेश्चंस कभी पहले तो आए नहीं है। तो दीज आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि explain BJP system, और what do you mean by BJP system, whatever, कुछ भी, मतलब you have to understand कि BJP system से हम क्या मीन करते हैं। So in order to understand BJP system, what is required that you need to understand Congress system, है ना। क्योंकि जब शुरू का जो 3 इलेक्शंस था उस समय में कांग्रेस का डोमिनेंट पोजीशन था, ये हम लोग देख चुके हैं। एंड उस समय जब तक हम कह सकते हैं कि 89 तक का टाइम कहा जाता है कि कांग्रेस सिस्टम प्रिवेल कर रहा था। 89 के बाद से कांग्रेस कभी भी मेजॉरिटी में नहीं आ सकी और कांग्रेस सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो कांग्रेस सिस्टम से हम क्या मीन करते थे, शुरू के, खास करके शुरू का जो समय था, उस समय में कांग्रेस सिस्टम का ये मतलब है कि कांग्रेस वॉज नॉट अ पार्टी ओनली, है ना। कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी बल्कि एक सिस्टम था जिसके अंदर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों मौजूद थे। दैट वाज द यूनिकनेस ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टी। पार्टी एक है, पार्टी के अंदर कई सारे पार्टीज हैं, कोalition ऑफ पार्टीज जिसको हम कह रहे हैं, कोalition ऑफ डिफरेंट सोशल एंड आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स, दैट वाज कांग्रेस पार्टी, एंड दैट गेव दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांग्रेस सिस्टम, जिसमें कि कांग्रेस रूलिंग पार्टी सिर्फ नहीं थी बल्कि अपोजिशन भी उसके अंदर ही मौजूद था। एंड दैट इज द रीजन कि अपोजिशन जो है वो फ्लरिश नहीं कर पाया, है ना। तो दिस वाज कांग्रेस सिस्टम। अब हम इसको बीजेपी सिस्टम में अगर ला करके देखते हैं तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बीजेपी सिस्टम। बीजेपी सिस्टम से हम क्या मीन करते हैं, तो अगर हम 2014 और 19 के इलेक्शन रिजल्ट्स को देखते हैं तो ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं ये प्रूव करते हैं कि बीजेपी जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में आ चुकी है। 2014 का इलेक्शन, 2014 के इलेक्शन में मतलब जो हुआ वो ये हुआ कि करीब करीब 35 इयर्स के बाद ऐसा सिचुएशन आया कि 84 का जो इलेक्शन था उस समय कांग्रेस को 415 सीट मिली थी। और वो 415 सीट कांग्रेस को उस समय इसलिए मिली थी क्योंकि कांग्रेस इनका इंदिरा गांधी का
assassination हो गया था, और that assassination caused sympathy vote, and because of that sympathy vote Congress was able to win 415 seats in the election of 1984. उसके बाद से लेकर के 2014 तक का जो टाइम हम देखते हैं उसमें कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को इस तरह का मेजॉरिटी नहीं मिला जैसा बीजेपी को मिला इन द इलेक्शन ऑफ 2014. देन अगेन 2019 के इलेक्शन में फिर से बीजेपी को 303 सीट्स मिलते हैं, अकेली बीजेपी को. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ हैविंग अ बीजेपी सिस्टम. मतलब हम ये कह रहे हैं कि आज के समय में बीजेपी सिस्टम प्रिवेल करता है, तो किस बेसिस पे हम ये कहेंगे. ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा उसमें इंट्रोडक्शन में हमें बीजेपी सिस्टम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि जब हम किसी पार्टी को सिस्टम कहते हैं तो उससे हम क्या मीन करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से अ पर्टिकुलर पार्टी एज सिस्टम, है ना. सो इंट्रोडक्शन में हमारा आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ system in context of political party. पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम से हम क्या मीन करते हैं, जो कि राइट नाउ आई डिस्कस्ड कि रूलिंग पार्टी भी है, अपोजिशन पार्टी भी है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट variety of ideological and social groups are present in that system. तो अब हम देखेंगे पहला पॉइंट इन सपोर्ट ऑफ बीजेपी सिस्टम. पहला पॉइंट क्या होगा, 2014 का रिजल्ट, है ना. जिसमें हमको ये मेंशन करना बहुत जरूरी होगा कि 30 इयर्स के बाद इस तरह का मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी को मिला, जो कि पहले 30 ईयर पहले 84 के इलेक्शन में अगर मिला भी था तो दैट वाज ओनली फॉर सिंपैथी वोट, है ना. तो 2014 का इलेक्शन रिजल्ट देंगे प्लस फिर हम देंगे 2019 का, 2019 का. ठीक है, ये दो चीज देने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये बताना है कि कांग्रेस was BJP, the main ideology of BJP is हिंदुत्व, है ना. हिंदुत्व ही इसकी मेन आइडियोलॉजी है. लेकिन अगर हम पिछले 10 सालों में, जो 10 साल तो नहीं कहेंगे, 2014 से स्टार्ट हुआ है, अभी 6 साल हुए हैं, 7वां साल चल रहा है, तो पिछला जो 2014 के इलेक्शन के बाद का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि ये अब इसकी जो आइडियोलॉजी अगर आज के समय में कही जाए तो वो एक ही आइडियोलॉजी, और वो है डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस. ठीक है, गवर्नेंस कैसे प्रशासन किया जा रहा है, लोगों को क्या फायदा हो रहा है, इसके अंदर आज के डेट में अगर हम देखा जाए तो बीजेपी इज नॉट कंसर्न विथ any particular caste or any particular class or any particular community, है ना, और any particular region. आज के डेट में जो डेवलपमेंट और गवर्नेंस जो है दैट इज द फोकस ऑफ बीजेपी, एंड पीपल आर ऑल्सो गिविंग मोर इम्पोर्टेंस, फार मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं डेवलपमेंट के इशू को. फॉर देम इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि रिलीजियस ग्राउंड पे हम वोटिंग करें या कास्ट के ग्राउंड पे वोटिंग करें, ये सब भूल चुके हैं लोग. और डेवलपमेंट इज द मेन इशू, गवर्नेंस इज द मेन इशू, एंड दैट इज द रीजन व्हेन इन 2014 द बीजेपी गवर्नमेंट केम, इट गेव द स्लोगन सबका साथ सबका विकास. मतलब सबका साथ चाहिए. It's not a party of Hindus or any particular religious community, but it is a party of all the different groups, है ना. सब और सबका जब साथ मिलेगा, जब सब लोग साथ में आएंगे,
तभी सबका विकास होगा। हम इससे अगर ये सोचे कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही हम डेवलपमेंट करेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। दिस इज द स्लोगन गिवन बाय बीजेपी ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 2014। सबका इलेक्शन के बाद सरकार का ये वो है, स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। और इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें एक चेंज आ गया 2019 में, सबका साथ सबका विकास के साथ एक और चीज जुड़ गया एंड दैट इज सबका विकास, ठीक है, सबका विश्वास, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट इसमें हो रहा है, पहला तो हम इलेक्शन रिजल्ट देंगे और दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इसके ऑल इंक्लूसिव नेचर को डिपिक्ट कर रहा है, ऑल इंक्लूसिव नेचर जो कि कांग्रेस का नेचर था, जिसमें कि कांग्रेस वाज नॉट अ पार्टी ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और अ पर्टिकुलर ग्रुप, है ना, डिफरेंट आइडियोलॉजी डिफरेंट ग्रुप सबको उसमें जगह मिली हुई थी। तो उस नेचर को ये बहुत कुछ उसी नेचर की तरफ ही जा रहा है जब ये स्लोगन देता है सबका साथ सबका विकास, है ना। तो जो सेकेंड पॉइंट होगा आफ्टर गिविंग द इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ 2014 एंड 19, द सेकेंड पॉइंट विल बी दिस स्लोगन सबका साथ सबका विकास, है ना। और इसी के साथ एक और नया टर्म जुड़ गया और वो क्या है, सबका विश्वास। सबका विश्वास मतलब हर किसी का विश्वास हमें चाहिए। अविश्वास वाली जो एक कंडीशन प्रिवेल करने लग जाती है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज हमारी कंट्री में है, डाइवर्सिटी इज द मेन रीजन। तो गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू fulfill the needs and interest of any particular community, but the government is there to bring development and do governance, है ना। लोगों के लिए ये सरकार है और लोगों में सब लोग, एवरीवन इज इंक्लूडेड। तो ये आपके आंसर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें आएगा, वीक अपोजिशन। आज के डेट में जो कांग्रेस की कंडीशन है उसको हमको इसमें देना होगा कि कांग्रेस जो है वो इस कंडीशन में पहुंच गई है कि आज ये ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी भी नहीं रह गई है ना, और लीडरशिप प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी डिपिक्ट कर रहा है। हालांकि इसमें हम लीडरशिप प्रॉब्लम नहीं देंगे, इसमें हमको सिर्फ इलेक्शन टैली देना होगा, ठीक है। ये इलेक्शन टैली अगर हम लीडरशिप प्रॉब्लम देंगे तो फिर क्या होगा कि इटसेल्फ वो खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि बीजेपी सिस्टम क्यों प्रिवेल कर रहा है। तो बीजेपी सिस्टम प्रिवेल कर रहा है क्योंकि ये हमें इससे भी पता चलता है कि अपोजिशन आज के डेट में बहुत ज़्यादा वीक हो गया। जो कंडीशन हम कह सकते हैं कि शुरू के इलेक्शंस में अपोजिशन पार्टीज की थी, आज फिर से ऑलमोस्ट हम उसी कंडीशन में आ गए हैं जहाँ पर कि अपोजिशन पार्टी का कोई खास रोल नहीं रह गया है। बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है अपोजिशन पार्टी और ये एक जिसको कहा जा सकता है कि काल चक्र है। जो कांग्रेस डोमिनेंट पोजीशन में थी, जिस कांग्रेस के सामने कोई अपोजिशन था ही नहीं, आज कांग्रेस खुद उसी अपोजिशन के कंडीशन में चली गई जहाँ पर कि ये अपोजिशन में है बट अपोजिशन का कोई स्ट्रांग अपोजिशन ये नहीं बन पा रही है ना। तो इसको हमें इलेक्शन का जो टैली है वो देना होगा, रिजल्ट जो देना होगा, है ना, रिजल्ट ऑफ करंट। यानी कि आप अगर 2014 और 19 का दे देते हैं तो दैट इज एनफ, ठीक है। रिजल्ट ऑफ उसमें 14 और 19 में कांग्रेस का क्या कंडीशन रहा है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट बीजेपी सिस्टम। इसमें ये 3 पॉइंट्स आने आपके बिल्कुल ही मस्ट है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है। सो नाउ इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन इसमें बनता है, जो कि आपके रेफरेंस मटेरियल में दिया हुआ है।
ठीक है। लाइक ये है ना कि 2014 के बाद से क्या हुआ कि जो पॉलिटिक्स हमारा कास्ट और रिलीजन पे बेस्ड हुआ करता था वो शिफ्ट हो गया डेवलपमेंट और गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स पे। तो उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। आई एम राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ये होगा कि आफ्टर 2014, है ना, आफ्टर 2014 the caste and religion based politics the caste and religion based politics shifted to that development and governance oriented politics. Okay, explain the statement. जो पॉलिटिक्स हमारी मोस्टली कास्ट और रिलीजन बेस्ड होती थी वो अब चेंज हो गई है। अब हम डेवलपमेंट और गवर्नेंस जो है उसको उस पे हम ज़्यादा हमारा फोकस हो गया है। ये क्वेश्चन है। इसमें आपको दो तरीके मतलब दो चीज़ें इसमें आएंगी। एक तो लोगों का कैसे चेंज हुआ, है ना, परसेप्शन ऑफ पीपल चेंज्ड एंड अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर, उनका एक्टिविटीज़ भी चेंज हो गए। उनका जो वोटिंग पैटर्न था वो डालने के पीछे जो रीजंस हुआ करते थे वो चेंज हो गए। लोगों का एटीट्यूड का चेंज होना और गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज होना। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। जैसे इसमें हमारा जो आंसर होगा उसमें फर्स्ट चीज, जो पहली चीज हम देंगे वो है एटीट्यूड ऑफ द पीपल। आज के समय का जो इंडियन है उसके लिए कास्ट और रिलीजन इज नॉट अ इशू, है ना। उनके लिए जो इशू है वो है डेवलपमेंट, उनके लिए इशू है वो है गवर्नेंस। अब वो इन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी हम रिलीजियस मैटर्स पर अगर कुछ बात होती है, कास्ट के बेसिस पे कुछ बात होती है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ आवर डे टू डे लाइफ। अगर हम अपनी लाइफ में अच्छी एक लाइफ लीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इकोनॉमी स्ट्रांग चाहिए, उसके लिए हमें गवर्नेंस चाहिए, सरकार काम करे। सरकार अगर हिंदू मुस्लिम और इस तरह की चीज़ें करके अपर कास्ट लोअर कास्ट करके अपना रूल को लंबा बनाना चाह रही है कि लोगों को लड़ा करके या वोट पॉलिटिक्स के थ्रू हम अपना कंट्रोल बनाए रखें, तो अब वो जनता उस तरह की मूर्ख बनने वाली नहीं रह गई है ना। तो ये जो लोगों का सोच है वो अब चेंज हो चुका है, ये आपको देना है। दूसरी चीज़, सरकार गवर्नमेंट खुद 2014 के बाद से अगर हम देखें तो बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लाए। 2014 के इलेक्शन के बाद ही कई सारे सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स लाए गए गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए, खास करके जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो पुअर है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो दलित हैं, जो पुअर हैं, जो विमेन हैं, उनके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। गवर्नमेंट लोगों के घर तक पहुंच रही है ना। एडमिनिस्ट्रेशन को डोर स्टेप तक ले जाया जा रहा है कॉमन मैन के, है ना।
इस तरह के स्कीम्स लाए जा रहे हैं जो कि आपको सही में जिससे समझ में आएगा कि दे आर रियली बेनिफिशियल, जो कि सही में काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे इस तरह के स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ, जन धन योजना, जो कि गरीबों के लिए ये चीज़ें अगर हम देखें तो सही में ये उनके लाइफ के लिए काफ़ी चेंज करने वाली, उनको these schemes are bringing them towards development। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि गवर्नेंस पर ध्यान दिया जा रहा है, गवर्नमेंट पर नहीं। ये पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जो फोकस है वो गवर्नमेंट से अब गवर्नेंस पे आ गया कि हम कैसा गवर्नेंस कर रहे हैं, हम शासन कैसा कर रहे हैं। शासन में होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट फॉर्म करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज गवर्नेंस। हमारा रूल कैसा है, लोगों को उससे क्या फायदा हो रहा है। तो ये जो डिफरेंट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाए, लोगों की डोर स्टेप तक एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाया, यही सबसे बड़ा जो है वो इसने ही, इसी के कारण लोगों का फोकस जो है वो चेंज हो गया है फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजियन टू दिस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। तो पहला तो हमने एटीट्यूड ऑफ कॉमन पीपल दिया, और दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट आएगा वो होगा कि वेलफेयर स्कीम्स, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक welfare schemes which were started by the government after coming to power in the year 2014. Okay, so this is next point, socio economic welfare schemes। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स, इसमें हम बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स के बारे में लिख सकते हैं, है ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे हुआ, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी बढ़ाओ देश बढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, इस तरह की बहुत सारी योजना है। हालांकि you don't need to go in detail of these welfare schemes, बस आपको नाम याद करने की जरूरत है। और इनका मेन एम क्या है? इसका मेन एम जो है वो किसको बेनिफिट करना है? द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, द पुअर, द वुमेन, द दलित्स। ठीक है, और इसका मेन मोटो क्या है? टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है, और यही कारण है, दैट इज द रीजन कि 2014 से के बाद अगर जो 2019 में इलेक्शन हुए वो उसमें फिर से बीजेपी को और भी ज्यादा सीट्स मिले। तो इसका मतलब पीपल आर रियली फॉर द कॉमन पीपल वेलफेयर, फॉर द कॉमन पीपल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस इज द मेन इशू, नॉट कास्ट एंड रिलीजन। तो इसके कंक्लूजन भी हम यही देंगे। Result of 2019, it proves that the shift has taken place। ठीक है, तो ये हमारा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स हो गए। और अब हम लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे, मतलब उन पोर्शंस को देखेंगे जो कि हमारे सिलेबस में ओरिजिनली था, जिसके रिगार्डिंग हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसमें एक बहुत ही important part of the syllabus है, that is describe any 3 points of consensus that emerged among most political parties in India in spite of severe competition and conflicts। ये ऑल इंडिया 2015 का क्वेश्चन है। इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन है, like highlight any 3 issues on which a broad agreement has emerged among most of the political parties in India। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन एक ही होगा, जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में आया है। इसी तरह से ऑल इंडिया 2012 में जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलर क्वेश्चन ही है। इन द मिड्स ऑफ सीवियर कॉम्पिटिशन एंड मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन 1989 अ कंसेंसस अपीयर्ड to have emerged among most parties, explain any 3 points of consensus। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कई बार ये क्वेश्चन आया है। एक्सप्लेन एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ कंसेंसस विच हैव इमर्ज्ड
among most political parties after the Lok Sabha election of 2004. This question came in the year 2011 ऑल इंडिया, है ना. एंड देन दिल्ली में 2010 में आया है. ये थोड़ा हॉट्स वाला क्वेश्चन है. स्टेटमेंट है, in spite of serious differences between major national political parties, emergence of new consensus is being viewed with interest. In the light of this statement, describe any 3 consensus. तो इसमें आपको बस consensus के क्या क्या मुद्दे हैं, what are the topics on which consensus has been arrived, वो करना है. ठीक है. तो पहले I am writing down the question first. The question is, describe any 3 points of consensus that emerged among most political parties in India in spite of severe competition and conflict. In spite of severe competition and conflicts. तो इस क्वेश्चन का पहले तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना. और ये 2015 में आया है, 2013 में आया है, 2012 में, 11 में, ये सारे ऑल इंडिया, है ना. 2011, 2012, 2013, 2015 और दिल्ली में भी ये क्वेश्चन आया है 2010 में. तो ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है. दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है कि हम जब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन रहा, जैसे कल की क्लास में जो वीडियो में हमने जो डिस्कस किया किस तरह से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, फिर कंपटीशन है, स्टिफ कंपटीशन है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, कोई सपोर्ट खींच लेता है, फिर से गवर्नमेंट गिर जाती है. 9 साल के अंदर अंदर 4 इलेक्शंस होते हैं, 15 साल के अंदर अंदर 9 कोalition गवर्नमेंट बनते. तो इन सब कुछ हमने इन सबको एक्सपीरियंस किया है ना, देखा. लेकिन इन सब के बावजूद हम क्या देखते हैं कि अगर आज के समय में हम देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया के अंदर, उनके बीच में एक कंसेंसस जो है वो ग्रो कर गया है. कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर हमारे बीच में सहमति हो गई कि हाँ ये ऐसे ही, इसको हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, एवरीवन इज एक्सेप्टिंग इट. जैसे कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू ऑफ कंसेंसस है दैट इज रिगार्डिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि 1991 में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरसिम्हा राव एंड अंडर दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज formulated by Dr. Manmohan Singh, who was the finance minister at that time. तो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इसका फोकस 3 चीज़ों पर था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. तो अब क्या होता है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो इस इकोनॉमिक पॉलिसी से पीछे नहीं हटेगी, इसमें वो कोई मेजर चेंज नहीं लाएगी. ऐसा कोई चेंज नहीं लाएगी जिससे कि पूरी की पूरी चीज़ें बदल जाए. जैसे लिबरलाइजेशन का जो हमने स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे वो डेविएट नहीं करेगी. इस पे आज की डेट में हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो
लेफ्टिस्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि लेफ्टिस्ट इसके हमेशा अगेंस्ट होते हैं ना। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब लिबरलाइजेशन, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमेशा ऐसा कहा जाता है, होता भी है, हमने इसको ग्लोबलाइजेशन में डिस्कस किया है कि ये पुअर के अगेंस्ट जाता है शुरू में। जब अबेंडेंस हो जाएगा तो फिर सबके लिए बराबर हो जाएगा, लेकिन उस स्टेज पे जाने में टाइम लगता है, तो पुअर के अगेंस्ट होता है। लेकिन फिर भी लेफ्टिस्ट भी जब पावर में होते हैं, जब उनके सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी थी, तो भी वो इसी को सपोर्ट करते हैं। So this is the consensus. We will discuss other issues of consensus in the next class.